चलिए बेटा स्टार्ट करेंगे। तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है पहले, तो थोड़ा बात करेंगे कि क्या क्या चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास में मैथ्स में, और क्या ऑर्डर हम फॉलो करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। फिर बुक्स क्या हम यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो पहली बात तो टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स हमारे पास 11th क्लास में करीब 188 लेक्चर्स अवेलेबल हैं। 188 दिन लेक्चर्स लगेंगे, थियरी लेक्चर्स। उसके अलावा संडे मंडे को एडवांस के लेक्चर और टेस्ट के लिए डिवोटेड होंगे। बाकी 30 दिन समर वेकेशन और दिवाली की छुट्टियां होंगी, 14 डेज करीब करीब, 14-15 डेज और 14-15 डेज, और 30 दिन बाकी छुट्टियां। तो ये सब कैलकुलेशन करके करीब 188 लेक्चर्स हमको 11th क्लास में मिलने वाले हैं। तो मैं अभी से बता दूं बेटा, जिनको पता नहीं है बता दूं, समर वेकेशन जो होगी डेट फिक्स है उसकी 17 मई टू 31 मई। अभी से बता रहा हूं ताकि किसी के दिमाग में कोई कंफ्यूजन न रहे। समर वेकेशन कब से कब होने वाला है? 1.5 महीने के बाद। आज 1 अप्रैल है, 17 मई, तो 17 मई टू 31 मई ये समर वेकेशन रहेगा, करीब 2 हफ्ते का। ठीक है, फिर 1 जून से वापस क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, और दूसरा 2 हफ्ते का वेकेशन रहेगा दिवाली में। दिवाली जिस भी डेट को है उससे 2 या 3 दिन पहले छुट्टी शुरू होगी, और 2 हफ्ते का वेकेशन होगा। इसके अलावा और कोई मेजर वेकेशन नहीं होगा। न्यू ईयर में कोई वेकेशन नहीं होगा, या और किसी टाइम पे कोई वेकेशन नहीं होगा। ठीक है, छुट्टियां जो होनी है बीच में फेस्टिवल्स वगैरह की, वो तो थोड़ी बहुत छुट्टियां होंगी। तो टोटल नंबर ऑफ लेक्चर जो हमारे पास अवेलेबल है बेटा, अभी अप्रैल से हम कोर्स शुरू कर रहे हैं। 11th का कोर्स चलेगा टिल 28 फेब 2027। फिर उसके बाद मार्च 2027 में 12th का कोर्स स्टार्ट होगा टिल अक्टूबर मिड 2027। फिर उसके बाद रिवीजन स्टार्ट होगा। तो 11th के कोर्स के लिए हमारे पास 188 लेक्चर्स अवेलेबल है, करीब थोड़े ज़्यादा, इससे 188 से थोड़े ज़्यादा, करीब 195 तक मान सकते हैं आप, इतने लेक्चर हमारे पास अवेलेबल होंगे। तो जो हमारा 11th क्लास है मैथ्स का, उसमें टोटल 10 चैप्टर हम कवर अप करने वाले हैं। और मैं अभी से बेटा बता दूं आपको, ये जस्ट एक रियलिटी है, मैं डरा नहीं रहा हूं आपको। लेकिन जो तीनों सब्जेक्ट आप पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट मैथ्स ही है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आप मैथ्स में ही फेस करेंगे। इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना ज़रूरी है बेटा। और मैथ्स में आप कम एफर्ट डालेंगे शुरुआत में, तो आपका मैथ्स कभी इंप्रूव नहीं हो पाएगा। इसलिए शुरुआती टाइम, खासकर शुरुआत का 1.5-2 महीना, बाकी सब्जेक्ट्स इजी रहते हैं। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री कंपैरेटिवली इजी चीजें पढ़ते हैं शुरुआत में। तो शुरुआती टाइम ज्यादा से ज्यादा आपको किसको डिवोट करना है? मैथ्स को। शुरुआती टाइम, शुरुआत का एटलीस्ट 1.5 महीना। ऐसा नहीं है हम तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो तीनों को बराबर टाइम डिवोट करेंगे घर पे। कभी कोई सब्जेक्ट ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक है तो उसको घर पे ज्यादा टाइम डिवोट करना पड़ सकता है आपको सेल्फ स्टडी में। क्लास तो बराबर होगी, तीनों सब्जेक्ट की क्लास होगी, लेकिन टाइम किसको आपको सेल्फ स्टडी के लिए ज्यादा डिवोट करना है वो चैप्टर की डिफिकल्टी पे डिपेंड करेगा। और मैथ्स जो है शुरुआत से ही थोड़ा डिफिकल्ट है। बाकी दोनों सब्जेक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री शुरुआत में कंपैरेटिवली इजी चैप्टर है, लेकिन मैथ्स में शुरुआत से ही मॉडरेटली डिफिकल्ट चैप्टर से शुरुआत होती है। इसलिए शुरुआती 1.5 महीना और समर वेकेशन, ये पूरा आपको किसको डिवोट होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा? मैथ्स को, सॉल्विंग मैथ्स की। जो दिया जाएगा काम, जो इक्वेशन सॉल्विंग, इन इक्वेशन सॉल्विंग जो दी जाएंगी, वो आप जितना इंप्रूव कर लेंगे अभी बेटा, उतना आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको हेल्प होगी। जितना आदत बना लेंगे अभी से इक्वेशन सॉल्विंग की, और केवल मैथ्स में ही नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी उसकी हेल्प होगी। आप आदत बनाना जरूरी है इक्वेशन सॉल्विंग की, और यही आदत फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आपकी कैलकुलेशन की स्पीड को बढ़ाएगी। गलतियां कम होंगी अगर आदत सही बनेगी। तो मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। मैथ्स इज द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट आउट ऑफ ऑल द 3। मोस्ट डिफिकल्ट है तीनों में, तीनों सब्जेक्ट में से सबसे ज्यादा डिफिकल्ट और सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है तीनों सब्जेक्ट्स में से।
अगर हम तीनों सब्जेक्ट का कंपैरिजन करें, मैथ सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है और सबसे कम मार्क्स आपके मैथ्स में ही आएंगे यूजुअली, ज्यादातर स्टूडेंट्स के। फिर सेकंड नंबर पे फिजिक्स और थर्ड नंबर पे केमिस्ट्री, डिफिकल्टी लेवल की अगर बात करूं मैं तो इसलिए पहले से आपको रियलिटी पता होनी चाहिए, वरना अचानक से शॉक लगेगा। तो मेंटली प्रिपेयर हुई कि अगला 1.5-2 महीना आपको अपना मेजॉरिटी सेल्फ स्टडी का टाइम किसको डिवोट करना है, मैथ्स को। ऑलमोस्ट 50% टाइम मैथ्स को डिवोट करिए अपना, बाकी 25% से काम चल जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री में। बट आपकी सेल्फ स्टडी का 50% टाइम केवल मैथ्स को डिवोट होना चाहिए, और अभी डिवोट करेंगे तो बाद में आसानी रहेगी बेटा। जब फिजिक्स केमिस्ट्री में डिफिकल्ट चैप्टर आएंगे तब मैथ्स में इजी चैप्टर रहेंगे कंपैरेटिवली। तो उसी हिसाब से कोर्स फ्रेम किया गया है कि फिजिक्स केमिस्ट्री में डिफिकल्ट हो तो मैथ्स में कंपैरेटिवली इजियर चैप्टर हो कंपैरेटिव, ठीक है। तो ये 10 चैप्टर का हमारा कोर्स है 11th क्लास में, ये 10 चैप्टर हैं। और फिर से हम एनसीईआरटी के ऑर्डर को फॉलो करते हैं। एनसीईआरटी में जिस ऑर्डर में है, थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं आगे पीछे, लेकिन पूरा ये 11th क्लास के ये सारे चैप्टर एनसीईआरटी में है, तो एनसीईआरटी के ऑर्डर को हम फॉलो करते हैं। कुछ कुछ हैं लिमिट का कुछ पार्ट, कंटिन्यूटी का कुछ पार्ट है 11th में, कुछ पार्ट 12th में एनसीईआरटी में, लेकिन हम पूरा लिमिट कंटिन्यूटी एक साथ करेंगे 12th क्लास में, पार्ट में नहीं करेंगे। उन्होंने क्या किया है, 11th क्लास में थोड़ा लिमिट कंटिन्यूटी डाला है, कैलकुलस का थोड़ा पार्ट डाला है और कुछ 12th पार्ट में डाला है, बट हम उसको 12th में एक साथ करेंगे, ठीक है। तो 11th क्लास के ये 10 चैप्टर हम इसी सीक्वेंस ऑर्डर में करने वाले हैं। तो इन चैप्टर्स का जरा ओवरव्यू ले लेते हैं। पहला चैप्टर जो हमारा होगा, जो हम आज स्टार्ट करेंगे, वो होगा बेसिक एल्जेब्रा एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेसिक एल्जेब्रा आपने 10th क्लास तक भी की है, बट उसमें आपने इक्वेशन हैंडलिंग की है, ज्यादा इक्वालिटी को हैंडल किया आपने, क्वाड्रेटिक इक्वालिटी या लीनियर इक्वालिटी। अब हम इनइक्वालिटी को हैंडल करना सीखेंगे ज्यादा, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो बेसिक एल्जेब्रा में जो नई चीज आप सीखेंगे वो होगी इनइक्वालिटी। इक्वालिटी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपने 8, 9, 10 क्लास में सीखी है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना, बट अब हम इनइक्वालिटी सॉल्व करना सीखेंगे यहाँ। तो बेसिक एल्जेब्रा और फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन साथ में ही है। तो ये एक सिंगल चैप्टर है, इसमें हम स्लोली करेंगे बेटा, बहुत जल्दी नहीं करेंगे इसको, थोड़ा आराम से करेंगे, क्योंकि ये जब डिफिकल्ट जाता है, ये अगर पास कर दिया मैंने तो बाकी चीजें फिर उड़ने लगती हैं आगे की। इसलिए इसमें ऑलमोस्ट हम 34 लेक्चर डिवोट करेंगे, मतलब अभी से लेकर दिवाली की वैकेशन तक, समर की वैकेशन तक यही चलता रहेगा, यही चैप्टर चलता रहेगा, ठीक है। ऑलमोस्ट 18% ऑफ द कोर्स है ये। फिर दिवाली की समर की वैकेशन के बाद हम सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो बेटा ये मॉडरेट लेवल का चैप्टर है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप क्लास अच्छे से फॉलो करेंगे तो आराम से कवर अप हो जाएगा। सीक्वेंस एंड सीरीज इजी चैप्टर, तो मॉडरेट लेवल के चैप्टर के बाद हम इजी चैप्टर लेंगे, क्योंकि अगले दोनों चैप्टर डिफिकल्ट हैं। फिर उसके बाद हम पिक करेंगे बाइनोमियल थियरम एंड परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये 2 चैप्टर साथ में हम करेंगे। पहले बाइनोमियल थ्योरम करेंगे, फिर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन करेंगे, फिर उसके बाद एक इजी चैप्टर छोटा सा करेंगे स्टैटिस्टिक्स, फिर हम आएंगे ट्रिग्नोमेट्री पे। ट्रिग्नोमेट्री 6 नंबर का चैप्टर होगा और ये डिफिकल्ट चैप्टर है, इसलिए इसको टाइम डिवोट करेंगे, हम ठीक ठाक टाइम डिवोट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। बट ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड हाफ हम 12th में करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हम 12th क्लास में करेंगे, ये फर्स्ट हाफ है ट्रिग्नोमेट्री। फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन, सर्कल एंड कोनिक सेक्शन, ये तीनों चैप्टर मिलके ज्योमेट्री बनाते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी तक 10th तक आपने नॉर्मल ज्योमेट्री पढ़ी है, अब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। और आखिरी चैप्टर 11th क्लास का जो होगा वो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेटा मैथ्स में जो सब डिवीजन है चैप्टर्स में अगर बात करें, तो ये पहले 5 चैप्टर आर पार्ट ऑफ एल्जेब्रा,
पहले पांच चैप्टर अलजेब्रा हैं, ये वाला चैप्टर इज ट्रिगोनोमेट्री, ये वाला चैप्टर इज ट्रिगोनोमेट्री, फिर ये 3 चैप्टर आर ज्योमेट्री, ये 3 चैप्टर हैं ज्योमेट्री, और जो आखिरी चैप्टर है 11th क्लास का, इट इज अगेन अलजेब्रा। तो अगर हम मेजरली बात करें तो पूरी मैथ्स 3 सब यूनिट्स में डिवाइडेड है, 3 सब यूनिट्स में डिवाइडेड है। वो 3 सब यूनिट्स हैं अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, सॉरी 4 सब यूनिट्स में डिवाइडेड है, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री एंड कैलकुलस। कैलकुलस का एक भी चैप्टर हम अभी नहीं कर रहे हैं, पूरी कैलकुलस हम 12th क्लास में करेंगे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। जो 6 चैप्टर हैं कैलकुलस के, एक के बाद एक के बाद एक 6 चैप्टर एक साथ 12th क्लास में करेंगे। बट 11th क्लास में हम मेजरली कवर कर रहे हैं अलजेब्रा, अलजेब्रा कवर करेंगे। टोटल 10 में से 6 चैप्टर अलजेब्रा के हैं, एक चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का है और बाकी 3 चैप्टर ज्योमेट्री के हैं। फिर 12th क्लास में 6 चैप्टर कैलकुलस के होंगे, केवल 2 चैप्टर अलजेब्रा के होंगे, डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस एंड प्रोबेबिलिटी। एक चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का होगा ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और 2 चैप्टर ज्योमेट्री के होंगे, वेक्टर एंड 3D। तो पूरा मैथ्स का सब डिवीजन आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री एंड कैलकुलस, ये 4 मेजर पार्ट हैं और फिर उनके चैप्टर्स हैं। तो 11th क्लास में हम क्या क्या करने वाले हैं क्लियर है। और ये PDF आ जाएगा बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पे, इसको साथ में रखिए हमेशा, ताकि आपको पता होना चाहिए कि क्या सीक्वेंस हम फॉलो करने वाले हैं, क्या ऑर्डर फॉलो करने वाले हैं हम। और मेंटली प्रिपेयर रहिए कि अगले आने वाला चैप्टर कैसा है, डिफिकल्ट है या इजी है। जब डिफिकल्ट चैप्टर आएगा तो आपको ज्यादा क्लास में ध्यान देना पड़ेगा और रेगुलरली काम करना पड़ेगा। इजी चैप्टर में ठीक है, जब इजी चैप्टर आएगा तब डिफिकल्ट चैप्टर के क्वेश्चन ज्यादा करने पड़ेंगे आप। इजी चैप्टर के क्वेश्चंस कम करके भी काम चल जाएगा, उसके कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे तब भी काम चल जाएगा। डिफिकल्ट चैप्टर के ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, तभी वो चैप्टर डिफिकल्टी लेवल में आपके लिए नीचे आएगा, वरना वो डिफिकल्ट का डिफिकल्टी बना रहेगा हमेशा। तो टोटल अगर आप देखेंगे बेटा 10 में से 5 चैप्टर डिफिकल्ट हैं मैथ्स में, देख रहे हैं, इसीलिए मैथ्स डिफिकल्ट है। 10 में से 5 चैप्टर डिफिकल्ट लेवल पे हैं। डिफिकल्टी थोड़ा अलग अलग टाइप की, अलग अलग चैप्टर्स में। बाइनोमियल थ्योरम और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में दिमाग लगाना पड़ता है ज्यादा, दिमाग खर्च होता है ज्यादा, कैलकुलेशन उतनी ज्यादा नहीं होती बट दिमाग ज्यादा खर्च होता है। सोचने का तरीका, थोड़ा अलग सोचने का तरीका इसमें यूज करना पड़ता है, जो अभी तक आपने यूज नहीं किया होगा। ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले बहुत सारे याद रखने पड़ते हैं और कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ये सीखना पड़ता है। नंबर ऑफ फॉर्मूले ज्यादा होते हैं और मैनिपुलेशन होती है, इक्वल टू साइन के इधर उधर ले जाना, वो मैनिपुलेशन ट्रिग्नोमेट्री में डिफिकल्टी क्रिएट करती है। कोनिक सेक्शन में डिफिकल्ट ये होता है ज्योमेट्री में कि इन दोनों चैप्टर्स का यूज होता है पहली बात तो, और मिक्स क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, चीजें मिक्स होने लगती हैं एक दूसरे से। और लास्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर इसलिए डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को कि कॉम्प्लेक्स नंबर में अलजेब्रा तो यूज होती है, ट्रिग्नोमेट्री भी यूज होती है और ज्योमेट्री भी यूज होती है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा आखिरी चैप्टर है 11th क्लास का। रीजन है कॉम्प्लेक्स नंबर आखिरी चैप्टर होना 11th क्लास का, उसके पीछे रीजन ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को अच्छे से सीखने के लिए आपको अलजेब्रा भी चाहिए, एटलीस्ट ये 2 चैप्टर अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री, ये सारे चैप्टर लगेंगे तब जाके कॉम्प्लेक्स नंबर आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर आखिरी चैप्टर रखा गया है 11th क्लास, ठीक है। तो ये 10 चैप्टर हम 11th क्लास में कवर अप करेंगे। और बेटा ये मान के चलिए आपने 11th की मैथ्स अच्छे से की, तभी 12th की मैथ्स अच्छे से हो पाएगी, वरना नहीं हो पाएगी। जो भी हम सीखेंगे खासकर अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ये सब कैलकुलस में यूज होने वाला है,
ये सारी नॉलेज कैलकुलस में यूज होने वाली है, इसलिए अभी से सीरियस होना बहुत जरूरी है। आपने अलजेब्रा को हल्के में लिया तो आपके 12th क्लास में कैलकुलस बहुत वीक हो जाएगी, चीजें बहुत ज्यादा लिंक्ड है एक दूसरे से, इसीलिए मैथ ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है कि इंटरलिंक सबसे ज्यादा है आउट ऑफ ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। तीनों सब्जेक्ट्स में कंपैरिजन करें अगर, तो मैथ्स में जो इंटरलिंक है चैप्टर्स का वो सबसे ज्यादा है। 12th क्लास के चैप्टर्स में 11th क्लास की मैथ्स यूज होगी बहुत ज्यादा, इसलिए क्योंकि चैप्टर्स का इंटरलिंक सबसे ज्यादा है इसलिए हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर 12th क्लास में कहीं यूज हो जाएगा या ये चैप्टर की नॉलेज 12th क्लास में कहीं यूज हो जाएगी, इसलिए हर चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्ट हो इजी हो कैसा भी हो, बट हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टडी मटेरियल जो हम प्रोवाइड करेंगे, सबसे पहले आज आपको जिसका एडमिशन हो गया है उनको क्लास नोट्स मॉड्यूल मिलेगा। पहले क्लास नोट्स मॉड्यूल में 2 चैप्टर हम कवर अप करेंगे, पहले 2 चैप्टर विच इज बेसिक अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सीक्वेंस एंड सीरीज। फिर जब ये हो जाएगा उसके बाद दूसरा क्लास नोट्स मॉड्यूल में बाइनोमियल थ्योरम, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड स्टैटिस्टिक्स होगा। फिर तीसरे में ट्रिग्नोमेट्री, स्ट्रेट लाइन होगा और फिर सर्कल, कोनिक सेक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर। टोटल 4 क्लास नोट्स मॉड्यूल आपको 11th क्लास में मिलेंगी। ठीक है, इसी ऑर्डर में हम करते जाएंगे। तो क्लास नोट्स मॉड्यूल के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं मेरे ख्याल से। क्लास नोट्स मॉड्यूल का क्या होगा, आपको हर क्लास में लाना है वो थियरी लेक्चर जो भी होंगे उनमें उसके ऑर्डर को हम फॉलो करेंगे। जो डिजिटल बोर्ड में दिखेगा वही मॉड्यूल में भी लिखा होगा, तो उसी सीक्वेंस को हम फॉलो करेंगे। थोड़ा सा इसका जो बाकी सब्जेक्ट से मैथ्स का जो स्टडी मटेरियल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे बेटा, क्योंकि मैथ्स ज्यादा डिफिकल्ट है बाकी सब्जेक्ट से, तो थोड़ा सा स्टडी मटेरियल में भी अंतर है। पहली बात, क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल। क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल ठीक है, क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल में ये पहले 5 चैप्टर्स का पहला क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल आपको नेक्स्ट वीक में मिल जाएगा। फिर सितंबर अक्टूबर के अराउंड में अगले 5 चैप्टर्स का क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल आपको तब मिलेगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1 होगी, इसमें एक्सरसाइज 2 होगी और एक्सरसाइज 3 होगी क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल में। एक्सरसाइज 1 विल बी क्लासरूम प्रॉब्लम्स। अब होता क्या है बेटा, मैथ्स में थियरी इतनी ज्यादा है नहीं, मतलब मैं आपको फॉर्मूले कुछ बताऊंगा, डिराइव करवा दूंगा, बट ज्यादा मैथ्स में होगी प्रैक्टिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम अपना क्लास का केवल 20% टाइम थियरी पे डिवोट करेंगे, बाकी 80% मैथ्स का टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे डिवोट होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री में जस्ट उल्टा होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या होगा, 80% टाइम थियरी पे डिवोटेड होगा और 20% टाइम क्लास में प्रॉब्लम सॉल्विंग पे डिवोट होगा। मैथ्स में जस्ट उल्टा होगा, मैथ्स में केवल 20 to 25% टाइम थियरी को डिवोट होगा, बाकी 75 to 80% टाइम जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग को डिवोट होगा। जस्ट उल्टा होगा फिजिक्स और केमिस्ट्री, क्योंकि थियरी ज्यादा है ही नहीं। इसलिए बेटा मैथ्स में कोर्स कंप्लीट करना सबसे आसान है। मैं केवल थियरी पढ़ा दूं और बोल दूं चैप्टर खत्म हो गया, ऐसा बहुत बहुत जगह किया जाता है। मैथ्स में स्टूडेंट को बेवकूफ बनाना सबसे आसान है, सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है लेकिन बेवकूफ बनाना सबसे आसान है। रीजन उसका ये है कि मैथ्स में थियरी कम है, तो मैंने आपको थोड़ी थियरी पढ़ा दी और बोल दिया कि ये चैप्टर खत्म हो गया, तो आप मान लेंगे चैप्टर खत्म हो गया क्योंकि थियरी तो खत्म हो गई। लेकिन मैथ्स में थियरी खत्म होती है तब वो चैप्टर शुरू होता है, जब थियरी खत्म होती है तब वो चैप्टर शुरू होता है, समझ क्योंकि जब थियरी खत्म होगी तब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट होगी और प्रॉब्लम सॉल्विंग ही 80% है। इसीलिए मैथ्स में हम जो क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल है उसकी अलग से कॉपी बनाएंगे, अलग से कॉपी बनाएंगे आप। ठीक है, क्लास नोट्स मॉड्यूल तो मिलेगा ही, उसमें थियरी वगैरह हम लिखेंगे, बट क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल की अलग से कॉपी बनाएंगे, एक डिफरेंट कॉपी बनाएंगे क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल की, ब्लैंक कॉपी, ब्लैंक नोटबुक। जब थियरी कंप्लीट होगी बेटा हर चैप्टर की, क्लास नोट्स मॉड्यूल कंप्लीट होगा हमारा, फिर हम क्लासरूम प्रॉब्लम शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 1
क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल से, जो कि आपको उस ब्लैंक कॉपी में करना होगा। ठीक है, सामने दिखेगा आपको क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल में भी वो क्वेश्चन होगा। तो क्लासरूम प्रॉब्लम की हर प्रॉब्लम हम क्लास में करेंगे। फिर एक्सरसाइज 2 होगी होमवर्क प्रॉब्लम्स, ये आपको खुद करनी होगी अपने आप घर जाके, एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 3 होगी पीवाईक्यू जेई मीन्स। पीवाईक्यू का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 2019 से लेकर 2025 तक के पीवाईक्यूज इसमें होंगे। इसमें से हम सेलेक्टेड पीवाईक्यूज क्लास में करेंगे, सेलेक्टेड क्वेश्चन क्लास में करेंगे, क्योंकि सारे करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक एक चैप्टर में 200-200 पीवाईक्यूज होंगे। 200 क्वेश्चन हम क्लास में नहीं कर पाएंगे। उन 200 में से मैं 30 चूज करूंगा, जैसे तो 30 क्वेश्चन हम क्लास में करेंगे जो डिफिकल्ट लेवल के होंगे। बाकी 170 आपको अपने आप प्रैक्टिस करनी होगी और डाउट पूछने होंगे। समझ रहे हैं? तो कैसे पैटर्न फॉलो होगा मैथ्स में, बाकी सब्जेक्ट से डिफरेंट है बेटा थोड़ा सा। क्लास नोट्स मॉड्यूल तो ठीक है, वो तो करना ही है, लेकिन क्लास नोट्स मॉड्यूल में जब चैप्टर खत्म होगा ना बेटा, फिर उसके बाद असली शुरू होगा वो चैप्टर। फॉर्मूले वगैरह जब बता दिए जाएंगे, जब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट होगी, तब एक्चुअल में मैथ शुरू होती है। तो इसलिए क्लास नोट्स मॉड्यूल तक लिमिटेड नहीं रहेंगे, क्योंकि मैथ्स में थियरी है नहीं ज्यादा। तो साथ में आपको 2 चीजें लानी है। क्लास नोट्स मॉड्यूल जैसे ही खत्म होने वाला है, तो आपको एक जो आपकी क्वेश्चन बैंक की नोटबुक है वो लानी है, और क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल लाना है। हम एक्सरसाइज 1 क्लास में करेंगे और एक्सरसाइज 3 के सिलेक्टेड क्वेश्चन क्लास में करेंगे। बाकी एक्सरसाइज 2 आपको खुद अटेम्प्ट करनी होगी, और एक्सरसाइज 3 के रिमेनिंग क्वेश्चन आपको खुद अटेम्प्ट करने होंगे। क्लियर है? इसके अलावा एक अलग एडवांस का मॉड्यूल मिलेगा जून में, बाद में मिलेगा, केवल उन बच्चों को जो एडवांस के लिए प्रिपेयर करने के लिए रेडी है। ठीक है, वो अलग से मिलेगा बाद में, अभी नहीं। पहले जितना दिया जाएगा उतना पहले इनफ है जेई मेंस लेवल के लिए। हाँ, ये दे दीजिए। ऋषभ ऋषभ अग्रवाल चेक करते हैं। नहीं, ऑनलाइन है। अच्छा। हाँ, तो बेटा मैथ्स में क्लास नोट्स मॉड्यूल, ठीक है, जो जैसे अभी मिला जो आपको ये क्लास नोट्स मॉड्यूल, क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वीक में, क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल। फिर जो अलग है बाकी सब्जेक्ट से मैथ्स में, वो है ये वाला मॉड्यूल, ये भी आपको मिलेगा नेक्स्ट वीक में। नाम है इसका सेल्फ प्रैक्टिस मॉड्यूल, सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक एंड सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन। 2 बुक्स मिलेंगी इसमें आपको, एक पतली एक मोटी। पतली बुक होगी सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक, और मोटी बुक होगी उसी क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन। तो जो चैप्टर का ऑर्डर वहां है, जिस ऑर्डर में हम पढ़ने वाले हैं, उसी ऑर्डर में
यहां पर क्वेश्चन बैंक होगा, लेकिन इस क्वेश्चन बैंक का आपको सोल्यूशन भी दिया जा रहा है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो सोल्यूशन ढूंढने में, क्योंकि मैथ्स में सबसे ज्यादा अटकते हैं, सबसे ज्यादा अटकने के चांसेस मैथ्स में होते हैं, और सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट भी आपका मैथ्स में होगा अगर आप इंटरनेट पे सोल्यूशन सर्च करने की कोशिश करेंगे, तो वो टाइम वेस्ट ना हो आपका। इसके लिए सेल्फ प्रैक्टिस मॉड्यूल के साथ में आपको उसका सोल्यूशन भी दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, जब क्लास में थियरी कंप्लीट हो गई, क्वेश्चन वो सेल्फ सॉरी क्लास नोट मॉड्यूल कंप्लीट हो गया, फिर क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल भी एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गई और एक्सरसाइज 3 हमारी चल रही है। जब एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गई क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल की, तब आप उसके बाद सेल्फ प्रैक्टिस मॉड्यूल भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें भी क्वेश्चन जो है ग्रेडेशन में है, मतलब पहली एक्सरसाइज इजियर है, फिर अगली एक्सरसाइज उससे डिफिकल्ट है, फिर अगली एक्सरसाइज उससे डिफिकल्ट है। आप मार्केट में कोई बुक फॉलो करने से अच्छा इसको भी फॉलो करेंगे तो मोर देन इनफ है। मतलब ऐसा कोई नहीं है कि आपको बुक खरीदनी है, यह आपके लिए बुक की तरह ही काम करेगी, क्योंकि बुक में क्या होता है, सवाल होते हैं, उनके सोल्यूशन होते हैं। तो आपको क्वेश्चन बैंक अच्छे अलग से दिया जा रहा है और उनका सोल्यूशन अलग से दिया जा रहा है। यही तो ये होता है ना बुक में। मैथ की किताब में आप खरीदेंगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको क्वेश्चन मिलेंगे और उसके सोल्यूशन मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं सोल्यूशन केवल देखते जाने हैं, सोल्यूशन देख के कर रहे हैं, नहीं, पहले ट्राई करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन नहीं हो पाया, सोल्यूशन देखेंगे, फिर सोल्यूशन बंद करेंगे और वापस सवाल को स्टार्टिंग से एंडिंग तक बिना सोल्यूशन देखे करने की कोशिश करें। ये सही तरीका है करने का, ना कि सोल्यूशन खोला और फिर ऐसे लिख रहे हैं, नहीं, या फिर केवल सोल्यूशन पढ़ के छोड़ दिया, वो भी नहीं करना है। सोल्यूशन पढ़ के नहीं छोड़ना है, पेन पेपर का इस्तेमाल करना है, स्टार्टिंग से एंडिंग तक सोल्यूशन करना है, आंसर करना है। सोल्यूशन देख लिया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके बाद सोल्यूशन को बंद करिए और फिर से क्वेश्चन को स्टार्टिंग से एंडिंग तक सॉल्व करिए बिना सोल्यूशन देखे। समझ रहे हैं? ये इसलिए किया जा रहा है बेटा, और बाकी सब्जेक्ट्स में नहीं किया जा रहा है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स में उतना नहीं अटकते, लेकिन मैथ्स में सबसे ज्यादा अटकते हैं। इसलिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो सोल्यूशन ढूंढने में, इसलिए ये सेल्फ प्रैक्टिस मॉड्यूल एक्स्ट्रा मॉड्यूल दिया जा रहा है मैथ्स। ठीक है, इसके अलावा डीपीपीज आएंगी ऑनलाइन चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, जो कि आप सेल्फ टेस्ट की तरह दे सकते हैं। डीपीपीज देखिए, आप अपने आप को खुद एनालाइज कर सकते हैं कि आप कितने सवाल कर पा रहे हैं लिमिटेड टाइम में, कि डीपीपी में टाइम की लिमिट होगी ना, कि भाई 15 क्वेश्चन है 1 घंटे या 45 मिनट का टाइम है, तो उस 45 मिनट में आप 15 में से कितने सवाल कर पाए, कितने सही कितने गलत। जैसे ही आप वो 45 मिनट का टाइम खत्म होगा, आप बाहर निकलेंगे तो आपको सोल्यूशन आ जाएगा, आंसर की आ जाएगी, पता चल जाएगा आपको आपने कितने सही किए कितने गलत किए, इमीडिएटली पता चल जाएगा। तो ऐप का यूज होगा डीबीपीज के लिए। चलिए बुक्स की बात कर लेते हैं थोड़ा। तो पहली बुक है हमारी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी हमारी बेसिक थियरी बुक है, जिसकी थियरी तो हमें कवर करनी ही करनी है, बट एनसीईआरटी में जितनी थियरी है मैथमेटिक्स में, उससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस। तो इसकी थियरी नेसेसरी है बट इनफ नहीं है। उसके लिए क्लास नोट्स मॉड्यूल में जो थियरी दी गई है उसमें एनसीईआरटी की थियरी तो कवर होती है, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है वो भी कवर अप होता है उसमें। बट अगर एक रेफरेंस बुक की हम बात करें तो थियरी के लिए रेफरेंस बुक हमारी एनसीईआरटी है, बट इट इज नॉट इनफ, इट इज नेसेसरी बट नॉट इनफ। बाकी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस वगैरह भी आप कर सकते हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, मॉडरेट इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं। अगला है कुछ बुक्स हैं, फेमस बुक्स हैं, एसएल लोनी ट्रिग्नोमेट्री, एसएल लोनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हॉलैंड नाइट हायर अलजेब्रा 11th क्लास के लिए एटलीस्ट। और क्योंकि बेसिकली अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है 11th क्लास में, हमारे कैलकुलस नहीं है, तो 11th क्लास के लिए ये फेमस बुक्स हैं, बट जरूरी नहीं है आप इनको फॉलो करें बेटा, जरूरी नहीं है इनको फॉलो करें। बुक्स बहुत बढ़िया हैं, बट ये तीनों बुक्स
120 साल पहले लिखी गई हैं, 120 साल पुरानी किताबें हैं। तो ये जेई को ध्यान में रख के नहीं लिखी गई है, जेई मेंस या जेई एडवांस को ध्यान में रख के नहीं लिखी गई है, लेकिन मैथ सीखने के लिए बहुत अच्छी किताबें हैं। बट इनमें जो भी डेरिवेशंस हैं, जो भी इनके अच्छे सवाल हैं, वो आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे। तो इसलिए इनके पीछे भागने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको फिर भी मैथ्स पढ़ना अच्छा लगता है तो आप खरीद के इसमें से डेरिवेशंस वगैरह पढ़ सकते हैं, तो आपकी मर्जी है। इसके अलावा सिंगेज पब्लिकेशन की ये किताब है, जेई मेंस लेवल की, अच्छा क्वेश्चन बैंक है। और एक ब्लैक बुक है विकास गुप्ता सर और पंकज जोशी सर की, एक ब्लैक बुक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें, बढ़िया सवाल है इसमें भी। ये दो किताबें हैं मार्केट में। और जो सबसे अच्छी किताब है मार्केट में एडवांस लेवल के लिए, वो है सिंगेज की जेई एडवांस की 5 बुकों का सेट, तेवानी सर की, जी तेवानी सर की। ये जो 5 बुक्स का सेट है जेई एडवांस लेवल की, बहुत बढ़िया किताब है, बहुत बढ़िया लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं। बट एडवांस लेवल पे अगर आप जाना चाहते हैं तो ही इन बुक्स को फॉलो करें। और जरूरी नहीं है पांचों की पांचों एक साथ खरीद लें, पहले एक खरीद के देखिए, पहले अलजेब्रा की खरीद के देखिए, देखिए आप कर पा रहे नहीं कर पा रहे हैं कोर्स के साथ साथ उसको, फिर आपको लग रहा है कर पा रहे हैं तो बाकी बुक्स खरीद सकते। तो ये गलती नहीं करेंगे बेटा, ये गलती नहीं करेंगे कि बहुत सारी बुक्स खरीद के रख ली हमने, कोई फायदा नहीं होता बहुत सारी बुक्स खरीद के रखने से, वेस्ट होते हैं रुपये। तो रुपये ऐसे वेस्ट मत करिए। बुक्स खरीद के रख लेंगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी नॉलेज आपके अंदर आ जाएगी ना, खरीदने से केवल उनको पढ़ना भी पड़ता है, उसमें से क्वेश्चन भी करने पड़ते हैं। तो जल्दीबाजी नहीं करेंगे बुक्स खरीदने की। जो स्टडी मटेरियल यहाँ से दिया जाएगा वो इनफ है अभी शुरुआत के लिए। आपको खरीदनी है बुक्स, जून जुलाई में भी खरीदेंगे तो भी चलेगा, कोई जल्दीबाजी मत करिए बुक्स खरीदने की। तो कौन सी बुक खरीदनी है वो डिपेंड करेगा आप किस एग्जाम को ज्यादा टारगेट में रख रहे हैं, जेई मेंस, जेई एडवांस या फिर एमएसटी सीटी। एमएसटी सीटी की टारगेट की किताब है, टारगेट पब्लिकेशन की अच्छी किताब है। जो स्पेसिफिकली एमएसटी सीटी के लिए प्रेप करना चाहते हैं वो ये किताब ले सकते हैं, ठीक है। नाउ जो मैथ्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है बेटा, जैसे मैंने पहले भी बोला कि तीनों सब्जेक्ट में सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। और जेई एडवांस और जेई मेंस ये दो मेजर एग्जाम्स हैं हमारे। जेई मेंस में क्वालिफाई करेंगे तो ही जेई एडवांस लिखने को मिलेगा आपको, और जेई मेंस के थ्रू एनआईटीज और बाकी कॉलेजेस में जीएफटीआईज में एडमिशन मिलता है, बट जेई एडवांस के थ्रू आईटीज में एडमिशन मिलता है। तो मैं एक बात क्लियर कर दूं बेटा आप लोगों को, जो रियलिटी है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ये तीन सब्जेक्ट्स अगर लें, फिजिक्स में जेई मेंस का लेवल अगर ये है तो जेई एडवांस का लेवल ये है। सीईटी का लेवल ये मान सकते, डिफिकल्टी लेवल बता रहा हूं मैं आपको एग्जाम्स का। सीईटी का लेवल अगर, सीईटी का लेवल अगर ये है तो जेई मेंस का लेवल ये है, तो जेई एडवांस का लेवल ये है फिजिक्स में। केमिस्ट्री में सीईटी का लेवल अगर ये है, मेंस का लेवल ये है, तो एडवांस का लेवल ये है। बट मैथ्स में सीईटी का लेवल ये है, मेंस का लेवल ये है, और एडवांस का लेवल ये है। ये अंतर है बेटा तीनों सब्जेक्ट्स में। फिजिक्स केमिस्ट्री सिमिलर है इस मामले में, डिफिकल्टी लेवल के मामले में। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, फिजिक्स और केमिस्ट्री में एडवांस का लेवल काफी डिफिकल्ट है, मेंस से अच्छा खासा डिफिकल्ट है। बट मैथ्स में
मेंस का लेवल और एडवांस का लेवल इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कम डिफरेंस है। हाँ, मेंस जो है मैथ्स का वो केमिस्ट्री और फिजिक्स के मेंस से ज्यादा डिफिकल्ट है, और सीईटी भी ज्यादा डिफिकल्ट है अगर हम एडवांस को सेम लेवल पे ले रहे हैं तो तीनों के। और फिजिक्स केमिस्ट्री में ये जंप बड़ा ड्रास्टिक होता है मेन से एडवांस में, इसीलिए मेंस में बच्चे काफी अच्छा स्कोर करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में, एडवांस में जाके बहुत बच्चों की हालत खराब हो जाती है फिजिक्स में खासकर। वहीं जो बच्चे मेंस में अच्छा करते हैं मैथ्स में, वो एडवांस में भी पक्का अच्छा करते हैं मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स का जो लेवल का डिफरेंस है मेंस और एडवांस में वो उतना ज्यादा नहीं है कंपैरेटिवली। मेंस भी अच्छा खासा डिफिकल्ट पेपर आता है मैथ्स का फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंपैरिजन में। वहीं एडवांस में तीनों ही सब्जेक्ट डिफिकल्ट आते हैं, एडवांस में तीनों ही सब्जेक्ट डिफिकल्ट आते हैं, लेकिन मेंस में मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री के मुकाबले ज्यादा डिफिकल्ट आती है, और सीईटी में भी मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री के मुकाबले ज्यादा डिफिकल्ट आती है। ये समझ रहे बेटा? ये लेवल है तीनों सब्जेक्ट्स का, तो दिमाग में क्लियर होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार स्ट्रेस दे रहा हूं, मैथ्स को ज्यादा टाइम आपको शुरुआत में डिवोट करना पड़ेगा, एटलीस्ट 1-1.5 महीना, वरना आप फ्लो में नहीं आ पाएंगे, और मैथ्स में फ्लो में नहीं आए तो बाद में जाके बहुत दिक्कत होगी। इसलिए मैथ्स में फ्लो में आना जरूरी है शुरुआत से ही, बेसिक अलजेब्रा से ही। फिजिक्स केमिस्ट्री तो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन मैथ्स में शुरुआत में ही फ्लो में आना जरूरी है, तभी आगे के चैप्टर अच्छे से हो पाएंगे बेटा। ठीक है?